हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बच्चों, आपको बताते चलें कि हमने इस लेसन के आप लोगों को 5 लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे बेटा, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे के लेक्चरों को अच्छा समझने के लिए मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखें बेटा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने इसे जस्ट पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था कूलाम का नियम, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं बेटा, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है उसका परिमाण कितना आता है, उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। और उस नियम को बेटा हमने पढ़ा था कूलाम के नियम के नाम से। तो जरूर देखें मेरा इससे जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर कूलाम के नियम वाला लेक्चर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है बेटा, ठीक है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है, उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, एक बार मैं आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर 2 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं क्या आज का लेक्चर है। एक बार मैं फिर से आपको बताता चलूँ बेटा कि इस लेक्चर को अच्छा समझने के लिए बेटा एक बार मैं फिर से आपसे रिकमेंड करूंगा कि मेरा जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर ओम का नियम यानी कूलाम के नियम वाला लेक्चर जरूर देखें बेटा, क्योंकि इसी का यूज इसके अंदर हुआ गया है। यानी कूलाम के नियम का यूज ही इसी के अंदर है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आप कूलाम के नियम वाला लेक्चर अगर अच्छे से देखे होंगे बेटा तो इसको समझने आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं बेटा और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आप अभी अपना कॉपी पेन लेकर के, ठीक है, अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से कि मैं 12th क्लास फिजिक्स का A to Z जो सिलेबस है, चाहे वो किसी प्रकार का आर्टिकल्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, एग्जाम्पल्स हो बेटा, ठीक है, आपका A to Z नोट्स बनवाता चलूँगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, हमने हेडिंग लगाया है परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होता है बेटा। देखिए, तो इसको समझने के लिए बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो बिंदु आवेश जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखें बेटा, एक दूसरे से r दूरी पर रखें, ठीक है। तो कूलाम ने ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश अगर एक दूसरे r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, ठीक है। वो बल जो बल है वो वैद्युत बल कहलाता है, ठीक है। और वो वैद्युत बल आवेश की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी या तो वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, दोनों बिंदु आवेश, या एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा ये, इनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है बेटा इन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर ये दोनों आवेश आपके दोनों पॉजिटिव है यानी धनावेश हैं यानी सजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच में बल प्रतिकर्षण का कार्य करेगा, ठीक है। अर्थात ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही है? रिपेल का मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन इन आवेशों के चिन्ह बेटा एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा, और आकर्षण बल कार्य करने का मतलब है कि एक दूसरे को अपनी ओर को खींचेंगे यानी ये आकर्षित करेंगे। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, इसीलिए मैं आज कह रहा था आप लोगों से कि इस लेक्चर को अच्छा समझना है तो मेरे इससे जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, ठीक है, इसके लिए मैं 2 केस लूंगा। पहले केस में मानूंगा कि दोनों बिंदु आवेश निर्वात या वायु में है। पहले केस में मैं मानूंगा कि दोनों बिंदु आवेश हैं जो Q1 Q2 में, ठीक है, निर्वात या वायु में रखे हैं स्टैंड, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस पे कितनी r है, ठीक है। तो कूलाम के अनुसार इन आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। यही कूलाम का नियम है, ये जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था। इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ बेटा कि इस चीज़ को अच्छा समझने के लिए बेटा आप मेरा इससे जस्ट पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। तो मैंने आपको बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, एक दूसरे से निर्वात या वायु में r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, बिल्कुल आप भी बेटा अपने नोट्स में इसी प्रकार से बना करके चलिए बेटा। A to Z फिजिक्स का सिलेबस चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहने वाली स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी पहली इक्वेशन, जब आवेश कहाँ थे, निर्वात या वायु में थे। आप इसको कोई पढ़ सकते हैं इसी डेफिनेशन को, जब दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तब उनके बीच लगने वाला या कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होता है बेटा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। लेकिन बच्चों मैं एक बार आपको बताता चलूँ कि मैं इन आवेशों को कहाँ माना हूँ, एयर यानी वायु माना हूँ या निर्वात में माना हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
तो इसके लिए मैं कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए अगर ये वायु में है, ठीक है, तो ये मैं ए लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ बेटा? ए, एयर के लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? एयर के लिए। यानी इस केस में मैंने ए इसलिए लिखा ए फॉर एयर, यानी दोनों बिंदु आवेश कहाँ है, वायु में है या निर्वात में है। निर्वात बेटा एक ऐसा स्थान होता है निर्वात जहाँ वायु भी नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो बिंदु आवेश है या तो वायु में है या फिर निर्वात में है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके लिए इस वायु के लिए यानी एयर शब्द जो आ रहा है वायु, यानी इंग्लिश में एयर बोलेंगे, तो मैंने ए लिख दिया है केवल समझाने के लिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड केस में मैं मान रहा हूँ कि ये दोनों बिंदु आवेश क्या है, किसी परावैद्युत पदार्थ में रखें, किसी परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा, ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कल डिस्कस किया था। परावैद्युत पदार्थ के एग्जांपल मैंने बताए थे, जैसे ये बिंदु आवेश या तो तेल के अंदर रखें, जल के अंदर रखें, मोम के अंदर रखें स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेटा परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अब ये परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं आगे जब आपका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी क्योंकि इसी की जो विस्तृत जानकारी है उसके दूसरे लेसन में स्टूडेंट फिर इसके, ठीक है। तो मैंने ये कहा इसके सेकंड केस में कि यदि दोनों बिंदु आवेश किसी परावैद्युत पदार्थ में रखे हों, परावैद्युत माध्यम में रखे हों, ठीक है, तो बल क्या होगा। देखिए मैंने देखा जब दोनों बिंदु आवेश परावैद्युतांक, यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे के, क्या लिखेंगे बेटा? के, परावैद्युतांक के, या के क्या माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो मैंने कहा जब दोनों बिंदु आवेश परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित हों तब उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल। यानी अब ये मैंने इसका इस लाइन का मीनिंग है वो बेटा कि ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं, अभी तक हमने माने थे समीकरण के लिए हमने माना था इन दोनों आवेशों कहाँ था, निर्वात या वायु में माना था। लेकिन अब ये जो बिंदु आवेश है निर्वात या वायु में नहीं है, या तो ये जल के अंदर रखें या फिर तेल के अंदर रखें, बात समझे, या फिर मोम के अंदर रखें, और इनके बीच की डिस्टेंस वो आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल होगा बेटा क्या होगा, F = 1/4πε0 K, 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। जहाँ K क्या है, जहाँ K होता है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कहा समीकरण, इसको माना मैंने समीकरण 1, इसको माना समीकरण 2, ठीक है स्टूडेंट। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लेकिन मैं किसी माध्यम की बात कर रहा हूँ, किसी मीडियम की बात कर रहा हूँ, किसी मीडियम की बात करूँगा तो मैं समझाने के लिए बस केवल और केवल क्या है, मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एयर यानी वायु के लिए मैंने क्या लिखा, ए लिखा, और एम के लिए मैंने किसी माध्यम के लिए मैंने एम लिख दिया, यानी कोई ना कोई मीडियम में ये रखें आपके कौन, बिंदु आवेश, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आपका फार्मूला क्या है, 1/4πε0 K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या माध्यम का परावैद्युतांक है। इस K का जो मान है निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, निर्वात या वायु के लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और धातु के लिए इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। धातु के लिए इसका मान क्या होता है बेटा, अनंत होता है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको कहा मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और मैं इसी K को, ये जो आप K देख रहे हैं बेटा, इसी को तो आज परिभाषा, ये जो परावैद्युतांक है इसको K से तो लिखते हैं, ये आप एक जो वैद्युतशीलता है इसको एप्सिलॉन R से लिखते हैं, इसको मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ, इसी को आज हम परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण 1 रही और ये समीकरण आपकी बेटा 2 रही, ठीक है। अगर मैं अब क्या करूँ, इसी को आगे समझे, इसको नीचे पहले आगे को समझते हैं यहाँ से। देखिए मैंने एरो का चिन्ह को लगा दिया, मैंने कहा कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 यानी आपको देख रहे हैं और समीकरण 2 ये आप देख रहे हैं, यानी 1 को अगर हम 2 से भाग करेंगे बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा FA/FM, FA/FM। बात समझ में आ रही है। ए और एम का मतलब इससे कोई मतलब नहीं, ए का मतलब एयर यानी ये वायु में बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, और ये किसी माध्यम में बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है। तो जब मैं भाग करूंगा समीकरण को समीकरण 2 से, तो A/FM हो जाएगा, जैसे कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं। मैंने कहा समीकरण 1 / समीकरण 2, यानी अब मैं इसको भाग जब करूंगा तो भाई ये हो जाएगा FA/FM जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 के ε0 कट जाएगा, लेकिन K रह जाएगा। देखिए ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ भी Q1 Q2/r², यहाँ भी Q1 Q2/r², ये भी बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/4πε0 1/4πε0 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, केवल K रह जाएगा, क्या रहेगा बेटा, K। और जब ये पलट के जब जाएगा तो K इसके बिल्कुल डायरेक्टली सामने आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जहाँ K क्या, K है माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। यानी K का जो अब K की जो डेफिनेशन यहाँ से जो माध्यम का परावैद्युतांक K आ रहा है बेटा, इसका जो मान है वो कैसे हम बता सकते हैं, इसकी जो परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं। देखिए FA क्या है, FA है जब दोनों आवेश कहाँ रखें, वायु में रखें तो उनके बीच लगने वाला बल है। और FM कब है, जब दोनों आवेश कहाँ किसी परावैद्युत पदार्थ में रखें तो उनके बीच लगने वाला बल है। इन बलों का जो अनुपात है वही क्या बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा देना चाहें बेटा, माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा देना चाहें तो सिंपली परिभाषा दे सकते हैं इसके आधार पर, क्या, निर्वात या वायु में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल, निर्वात या वायु में, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बल, ठीक है, तथा किसी माध्यम में रखे
आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं माध्यम का परिवर्तन कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से इसकी परिभाषा नीचे भी मैंने लिख दी है स्टैंड, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे परिभाषा इसकी देना चाहते हो तो ये कहेंगे निर्वात या वायु में, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल Fa तथा किसी माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, याद रखें डिस्टेंस वो आर ही रहेगी डिस्टेंस, ठीक है, का जो अनुपात होगा, ठीक है, इनका जो अनुपात होगा क्या कहलाएगा, माध्यम का परावर्तन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ में आई होगी। बस करना क्या है बेटा कि ये जो Fa है ये दोनों आवेश कम है जब ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर वायु में रखे हैं, और ये जो Fm है ये जो बल लग रहा है ये जब लग रहा है जब ये दोनों बिंदु व आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे और किसी परावर्तित पदार्थ में रखे, ठीक है, तब जो बल लग रहा है तब इनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, माध्यम का परावर्तन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हो गई। अब बात चलती थोड़ी आगे चलने के लिए क्या बेटा, अब देखिए ये जो हमने लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के आप देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट के आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट के का जो मान होता है वो कितना बेटा, केवल एप्सिलॉन होता है। क्या होता है, केवल एप्सिलॉन होता है। इसको मैं भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा स्टैंड, ठीक है। यानी आप जो समीकरण 2 में, ठीक है, एप्सिलॉन और जो के देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन होता है। जहाँ एप्सिलॉन क्या, माध्यम की क्या वैद्युशीलता है, माध्यम की वैद्युशीलता है। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पर समझे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, ठीक है। बात को समझे, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, मैं मान अगर बताना चाहूँ, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों वो होता है, एप्सिलॉन का मान होता है, मैं आगे लिख देता हूँ, देखिए 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि जब मैं कल जो लेक्चर पढ़ाया था आपको कूलाम का नियम जब पढ़ाया था तो ये शायद ये पावर वहाँ पर छूट गई जाता लिखने से, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो इससे पहले लेक्चर में कूलाम का नियम पढ़ाया था तो ये पावर यहाँ पर छूट गया था लिखने से, ठीक है। तो याद रखें एप्सिलॉन का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ समझा रहा था आप लोगों को, जहाँ एप्सिलॉन जो है ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता हो, जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन है निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, तो उसका मान तो बिल्कुल बेटा कांस्टेंट होता है, उसका मान तो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका मान कांस्टेंट नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका मान जो है विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो याद रखना है कि वैद्युशील जो आपकी एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता है उसका वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, पर ये जो आप देख रहे हैं एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन स्टूडेंट, ठीक है, ये माध्यम की वैद्युशीलता है, इसका मान भिन्न पदार्थों के लिए बेटा भिन्न होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि देखिए ये जो आप एप्सिलॉन नॉट और ये के देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट के, अगर मैं इसकी जगह क्या लिखूं, केवल एप्सिलॉन लिखूं, क्या लिखूं बेटा, केवल एप्सिलॉन लिखूं, तो फार्मूला क्या बनेगा, देखिए Fm = आ जाएगा 1/4 अब जी एप्सिलॉन नॉट के देख रहे हैं, इस एप्सिलॉन नॉट के की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, केवल एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा, एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये चीज़ बिल्कुल आपकी सेम है। इसको मैंने समीकरण 3 कह दिया, इसको मैंने समीकरण 3 कह दिया। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, समीकरण 2 में जो एप्सिलॉन नॉट और के है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के जो मल्टीप्लाई में है, इसी जगह मैंने क्या लिखा, केवल एप्सिलॉन लिखा, और एप्सिलॉन का माध्यम की वैद्युशीलता है, तो फार्मूला बनेगा Fm = बिल्कुल कॉपी किया 1/4 बिल्कुल कॉपी है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के की जगह मैंने क्या लिखा, केवल एप्सिलॉन लिखा, और बाकी जो सेम वैल्यू ऐसी आ जाएगी। समीकरण नंबर कितनी बेटा आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 को यानी इसको समीकरण 3 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो फिर से वही केस मिलेगा मुझे, FA/FM जब मैंने कहा ना समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग, तो FA ऊपर रहेगा, ये आ गया, FM नीचे रहेगा, ये आ गया, ठीक है स्टैंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो आपकी ये वाली जो वैल्यू है, समीकरण 1 को समझा रहा हूँ, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2/r², बिल्कुल इसे 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अच्छा, अब मैं समीकरण 3 की वैल्यू रखूँगा, क्योंकि अपन में रखूँगा तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा, जो इसमें नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो ये नीचे 4πε और ये r², तो मैंने ये लिख दिया, और जो आपका Q1 Q2 के बिल्कुल जस्ट नीचे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके या डिवाइड कर लेना। देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये r² से बेटा ये r² भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे का FA/FM बिल्कुल ऐसे आ रहा, देखिए FA/FM, और यहाँ से बच्चा क्या, यहाँ से बच्चा देखिए एप्सिलॉन बच्चा, क्या एप्सिलॉन, और यहाँ से क्या बच्चा बेटा एप्सिलॉन नॉट बचा, बात समझ में आ रही है। यहाँ से बच्चा एप्सिलॉन और यहाँ से बच्चा एप्सिलॉन नॉट, और ये आप जानते हैं बेटा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कहता है एप्सिलॉन r होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन यानी आपेक्षिक वैद्युशीलता,
बात समझ में आ रही है, आपेक्षिक वैद्युशीलता बोलते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैंने क्या लिखा, के लिखा, क्योंकि देखिए अभी आपने देखा FA अपॉन FM, FA अपॉन FM क्या होगा, के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये जो रेशो बेटा FA अपॉन FM ये के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब मेरा है कि के का जो मान है, के की परिभाषा आप यहाँ से भी बता सकते हैं और के की परिभाषा आप यहाँ बेटा यहाँ से भी बता सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर के लिखता हूँ तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मान है तो के बराबर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी अगर मैं FA अपॉन FA की जगह के लिख दूँ तो यहाँ के आ जाएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, तो के की परिभाषा यहाँ से बन जाएगी, तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया एप्सिलॉन आर। और जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, या तो आप एप्सिलॉन के लिख लीजिए या फिर एप्सिलॉन आर लिख लीजिए। ठीक है, और जहाँ एप्सिलॉन आर है क्या, यह है माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता। क्या बेटा, ये माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता है। इस बात को याद रखना, तीन शब्द आ रहे हैं बेटा, एक तो रहा है ये आपका एप्सिलॉन नॉट, एक आ रहा है केवल एप्सिलॉन, एक आ रहा है बेटा एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान कांस्टेंट होता है, कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जबकि ये क्या आपकी माध्यम की वैद्युशीलता है, क्या माध्यम की वैद्युशीलता है। ठीक है, इसका मान कांस्टेंट नहीं होता है। और ये जो बेटा एप्सिलॉन आर ये आपेक्षिक वैद्युशीलता है। ये आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है, ये इन दोनों का अनुपात होती है, यानी इसका और इसका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा बेटा आपका आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए मैंने लिखा, अतः किसी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, बात समझ में आ रही है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझिए, यानी माध्यम की वैद्युशीलता क्या एप्सिलॉन है और वायु की या निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन 0 है, इनका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, देखिए अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक के या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाती है। इसे कैसे लिखते हैं, देखिए अगर हम के परावैद्युतांक के लिए बात करें तो इनका जो अनुपात है वो परावैद्युतांक भी कहलाएगा। ठीक है, या फिर आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अतः इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, परावैद्युतांक की या आपेक्षिक वैद्युशीलता की, ये काफी पूछी जाती है बेटा आपसे 2 नंबर में। ठीक है, तो डेफिनेशन कह देंगे, अतः किसी माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, जैसे कि आप देख रहे हैं, तथा निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट ये के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक यानी के की बात चल रही है, या आपेक्षिक वैद्युशीलता एप्सिलॉन आर की बात चल रही है, का जो अनुपात होगा यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वैद्युशीलता कहलाएगा या परावैद्युतांक कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी इन दोनों का रेशियो कहला दो या इन दोनों का रेशियो कहला दो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, या तो माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा या फिर ये आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो आप लोगों को मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेटा। अब इसका बेटा इसी प्रकार से अपना नोट्स बना लीजिए बेटा। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं आपको बता चलूँ कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻² होता है। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर का इसका मात्रक है। ये बाई मिस्टेक मुझसे पिछले लेक्चर में 10 की पावर -12 लिखने से रह गया था, उसके लिए माफी चाहूँगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।